व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल लव फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही इंपॉर्टेंट और बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ पर बोली गई है। अगर जिंदगी में आप लोग चाहते हैं कि अपने आप को एक सही लाइन पर आप लोगों को लेकर चलना है, आप लोगों की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन यानी कि आप लोग की लाइफ में जो आप लोग को एक तरीके से आप लोग के काम से दूर करने वाली चीजें होती हैं, उनको आप लोग दूर करना चाहते हैं, तो कुछ काम आप लोग करने पड़ेंगे। जैसे कि डोंट टॉक जस्ट एक्ट, यानी कि लोगों से बातें मत करो, मैं ये कर सकता हूँ, ये हो जाएगा, धरती पर ऐसा कर दिया मैंने, पता नहीं क्या क्या कर दिया। अरे किस खेत की मूली हो यार, पता नहीं कैसी कैसी महान पर्सनैलिटी धरती पर आकर चलेगी। तो अपनी बातों के बारे में बखान मत करो, अपना काम करो। बखान जो है वो दुनिया को करने दो, तब है जिंदगी जीने का मजा। अपने आप ही अपनी बढ़ाई किए जा रहे हैं। अरे थम भाई थम। ऑलरेडी दुनिया में ऐसे ऐसे इंसान पड़े हुए हैं जिन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बोला नहीं है, ठीक है। कि हाँ, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि मैं बहुत महान आदमी हूँ, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा कि मेरी वजह से ही देश चल रहा है। आप लोग इस तरीके से देखिए कि ऐसे ऐसे महान पर्सनैलिटी चले गए, तो उन्होंने हमेशा अपना एक्ट किया है, कभी भी उन्होंने अपने बारे में यानी कि पखान किए जा रहे हैं, ठीक है। भला गया कि डोंट से जस्ट सो, यानी कि आप लोग अपने काम से दिखाओ लोगों को, ना कि उसके बारे में बातें करते घूम रहे हैं। डोंट प्रोमिस जस्ट प्रूव, यानी कि लोगों को प्रोमिस मत करो कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जो करना है कर डालो, ठीक है। उसके बाद में जो भी होगा वो तो देखे हो ही जाता है, जो भी होता है वो दिख ही जाता है। तो एक तरीके से अगर सही काम आप लोग करोगे, हो सकता है थोड़ा सा देरी में दिखे लोगों को, पर लेकिन दिखेगा जरूर। और ये खुश रहने का एक अच्छा तरीका भी है। जो बच्चे कई सारे मैसेज करते हैं, मेल करते हैं कि सर आजकल जो है जिंदगी जीने में मजा नहीं आ रहा है। आप लोग पूरी जिंदगी ना अपने लिए जीने की कोशिश करते हो, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा टाइम निकाल कर किसी दूसरे के लिए कुछ करके देखो ना। दूसरा इन द सेंस, अगर आप लोग बाहर भी नहीं जा पा रहे, अपने घर में करके देखो, अपने मम्मी पापा की हेल्प करके देखो, ठीक है। या कोई घर में कोई मेड आती है, जैसे कई बार घरों में काम करने वाले लोग आते हैं, या कोई नौकर है घरों में, खेतों में काम करने वाला कोई इंसान है, ठीक है, उसकी थोड़ी हेल्प करके देखो। मतलब आप लोगों को अंदर से सुकून मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। डिस्कशन जो है आज का काफी शानदार रहेगा, एक उम्दा तरीका डिस्कशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अच्छी बात यहाँ पर इस डिस्कशन की ये है कि इसमें आप लोगों को करंट और स्टैटिक का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जिसमें करंट भी कवर करेंगे, उसके साथ में जो इसका स्टैटिक बैकग्राउंड होता है, यानी कि जहां हिस्ट्री होगी वहां हिस्ट्री देखेंगे, ज्योग्राफी होगी ज्योग्राफी देखेंगे, पॉलिटी होगी तो पॉलिटी, और इकोनॉमी होगी तो इकोनॉमी देखेंगे बैकग्राउंड में जाकर। और एक्स्ट्रा चीजें भी आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोग उनको एक दूसरे के साथ में कोरिलेट कर सकें, आप लोग उनको इंटरलिंक कर सकें। तो इस तरीके से जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वो हम लोग फुलफिल करते हुए चलेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जैसे वीडियो कंप्लीट होती है, वीडियो के एंड में 1 मिनट निकालिएगा बस। और उसके लिए क्या करना है, आप लोगों को पूरा जो भी वीडियो आप लोगों ने सुना है उसको एक बार रिकॉल करने की कोशिश करना, यानी याद करना कि क्या क्या डिस्कस किया है। इससे आप लोगों की मेमोरी अच्छी बढ़ेगी और लंबे समय से आप लोग चीजों को याद भी रख पाओगे। ये छोटा सा काम आप लोग जरूर करिएगा। और इसी के साथ में पुराने दिन की भी अगर एक बार साथ में रिकॉल कर लोगे तो भाई साहब सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि और अच्छा हो जाएगा। तो ये 2 काम करना आई होप कि आप लोग कर रहे हो। और रेगुलर अपना शेड्यूल जरूर लिखा करो कि आज का दिन आप लोगों ने कैसे यूटिलाइज किया और कल का दिन आप लोग कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं। ये 2 चीजें हमेशा आप लोगों की टेबल पर होना चाहिए, अगर अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज करना चाहते हैं आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काफी शानदार आर्टिकल होगा, एक एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा ढंग से। आर्टिकल के एंड में आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन भी होंगे, उन क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। इससे ये पता चलता रहेगा कि आप लोगों ने ढंग से सुना है या फिर बीच में झपकियां ले रहे थे, ठीक है। हालांकि इतना बोरिंग तो यार नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक ठाक ही पढ़ा लेता हूँ, काम चलाओ कि कम से कम झपकियां ना आए। ऐसा मत बोल देना कि हाँ सर नींद आ गई थी, ठीक है। तो मुझे कुछ और करना देगा, फिर मुझे सोचना पड़ेगा कुछ और कर लेना चाहिए अगर मैं सुला रहा हूँ आप लोगों को। एक बच्चा कह रहा है सर रात को नींद नहीं आ रही थी, आपका लेक्चर देखते देखते सो गया। उसने मेल किया, मैंने कहा यार ये क्या बात है, इतना बोरिंग पढ़ाता हूँ क्या? फिर कह रहा है कि नहीं सर आपकी आवाज़ सुनते सुनते सोने में मजा आता है, ऐसा लगता है लोरी सुना रहे हो। मैंने कहा ये अच्छा है, मैंने मम्मी बना दिया, मतलब मुझे लोरी गिला गिला के सुना रहे हो हैं। चलिए सही है, अच्छे से एंजॉय कीजिए। आइए बात करते हैं, बात की जा रही है रसिया और यूक्रेन के बारे में। देखिए जब किसी 2 इंसानों की लड़ाई होती है ना, तीसरे पर उसका इंपैक्ट पड़ता है। लगता होगा आप लोगों को नहीं पड़ता है, पर लेकिन पड़ता है, ठीक है। माहौल खराब हो जाता है। सोचो घर में 2 इंसान की लड़ाई होगी तो घर का माहौल खराब हो जाएगा, जबकि दूसरे ने किसी ने लड़ाई भी नहीं की है, दूसरे शांति में थे, घर में 15 आदमी है, 2 ने लड़ाई कर डाली, तो बच के 13 का दिमाग खराब हो जाएगा, फालतू में घर का माहौल खराब हो जाएगा। ऐसे ही दुनिया में अगर कहीं लड़ाई होती है तो एक जगह लड़ाई हो रही है, दूसरी जगह लोगों का दिमाग खराब होगा। और ऐसा ही दिमाग खराब अभी रसिया और यूक्रेन की लड़ाई को देखकर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। दुनिया में अगर बात करें, काफी गरीब ये कॉन्टिनेंट है, काफी गरीब कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहां से ऐसी भी खबरें आती हैं कि लोग कई बार जो क्ले नहीं होता है, जो मिट्टी एक टाइप में मिट्टी होती है जो, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी टाइप का जो चीजें होती हैं, उनकी रोटियां बना बनाकर भी यहाँ पर लोग जो हैं वो खाते हुए कई बार पाए जाते हैं। ऐसी पिक्चर्स भी कई बार वायरल हुई है।
तो आप लोग सोचिए, जब यहां पर लगभग मतलब बहुत सारी कंट्री ऐसी है जो रसिया से गेहूं खरीदती थी और वो कंट्री जो है अब इनकी लड़ाई की वजह से गेहूं नहीं खरीद पा रही है, तो लग रहा है कि अफ्रीका के अंदर में कुछ और पाथ उनको अख्तियार करना पड़ेगा अगर अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है। डाउन टू अर्थ में आर्टिकल कवर किया गया, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर तरीके से हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये जो आर्टिकल है ये यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर जीएस पेपर 3 में मेंस के अंदर इकोनॉमी का जो सेक्शन है वहां पर आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है कि दो कंट्री की लड़ाई हो गई है, उससे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, या फिर इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, या दूसरी दुनिया के जो देश है उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे रसिया और यूक्रेन का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है गेहूं के सप्लाई में दूसरी कंट्रीज के ऊपर, यानी कि ये दो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, तो दूसरों का गला क्यों सूख रहा है ये हम लोग समझेंगे। और ये जो बातें हैं, ये जो कहानियां मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं, ये मेरी कहानियां नहीं है, ये है यूनाइटेड नेशन की कहानी। यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को भूखा मरने से ना रोक सकेंगे हम। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो आज की डेट में गेहूं खरीदा जा रहा है, लगभग 25 देश ऐसे हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में जो खाना खरीद रहे हैं अपना, किससे? रसिया या फिर यूक्रेन से। आप लोगों को याद होगा, अगर याद भी नहीं है तो टेंशन नहीं लेने का है, आपुन है ना, आपुन नहीं मतलब मैं हूं ना, ठीक है, टपोरी वाली लैंग्वेज हो जाती है कभी कभी मूवी ज्यादा देखता हूं ना, कभी कभी निकल जाता है तो उसको पचा लिया करो। तो अभी यहां पर यह बोला गया कि अगर आप लोग यहां पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर यहां पर ये तो खरीद रहे हैं, पर लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं, यही खरीद रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में अगर आप लोग जाओगे यहां पर, अगर बोला जाए आप लोगों से, तो ऐसा नहीं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है बस। यहां पर आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इनसे गेहूं खरीद रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया था लगभग 25% गेहूं जो है दुनिया में वो यूक्रेन और रसिया दुनिया को प्रोवाइड कराते हैं। यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है यहां पर ये देश, और अगर इनके बीच में लड़ाई होती है तो कितनी बड़ी भुखमरी आ सकती है। जैसे बताया ना, 25 जो कंट्री ऐसी हैं जो व्हीट इंपोर्ट करती हैं रसिया और यूक्रेन से। ठीक है, और इसी के साथ में इस ग्रुप के अंदर में 21 इंपोर्ट की एक तरीके से बस गेहूं रसिया से ही इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स है जो कि खाने का, और वही नहीं मिल पा रहा है, तो भूखा मरने के तो चांस बनेगी ही बनेगी। अब जो बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो सरप्राइज करने वाली हैं, आप लोगों के आंख कान और नाक खोलने वाली है, मतलब आंख और कान। ठीक है, नाक तो वैसे खुला रखना है वरना सांस नहीं आएंगी। ठीक है, टोटल बात करें ऑल ओवर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर 32% जो आज की डेट में गेहूं वगैरह जाता है वो रसिया से जाता है। यानी कि आज की डेट में अगर रसिया में गेहूं नहीं गया तो 32% पॉपुलेशन जो है वो भूख का शिकार हो जाएंगी, और बाकी का बचा कुचा जो कसर पूरी की जाती है वो यूक्रेन के द्वारा पूरी की जाती है यहाँ पर। तो लगभग 12% गेहूं जो है वो यहाँ पर यूक्रेन से जाता है। अब सोचो यहाँ पर रसिया और यूक्रेन के अंदर इतना सारा गेहूं जो है यहाँ पर वो बाहर की कंट्री में जा रहा है, और ये दोनों आपस में लड़ने बैठ गए, तो व्यापार तो ठप हो गया यहाँ पर एक तरीके से। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर थी, जब ये खरीदा करते थे गेहूं वगैरह तो फिर पैसा पे किया करते थे मैक्सिमम डॉलर वगैरह में, अब उसको भी यूज करने से मना कर दिया गया कई जगह यूएसए के द्वारा, तो वो भी दिक्कतें देखने को मिलती है। और देखिए रसिया ना हमेशा इन चीजों का फायदा भी उठाता है। रसिया क्या मतलब, कोई भी कंट्री फायदा उठाएगा, अगर किसी कंट्री के ऊपर आप लोग इतना डिपेंडेंट रहोगे, इसका फायदा यूएसए उठाता है कई बार। इसीलिए बोला जाता है किसी भी इंसान या किसी भी कंट्री के ऊपर इतना डिपेंडेंट मत रहिए कि वो आगे चलकर आप लोग का फायदा उठाने लगे और आप लोगों की मजबूरी बन जाए कि हाँ यार ये इंसान नहीं रहेगा जिंदगी में, तो मतलब जिंदगी जो है वो दर बदतर हो जाएगी। तो हमेशा कोशिश करो किसी भी इंसान के ऊपर बस इतना डिपेंडेंट रहो कि वो इंसान अगर एक बार को जिंदगी में से जाने भी लगे तो ये नहीं कि आप लोग बर्बाद होकर बैठ जाओ। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपने आप को कैसे थामना है, कैसे संभालना है, तो ये कम से कम आप लोगों को आना चाहिए। तो यहां पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अब यहां पर ये देखना पड़ेगा कि रसिया के ऊपर कितनी डिपेंडेंट रखनी है, क्योंकि रसिया के ऊपर जो इनकी डिपेंडेंसी है वो रसिया को इनडायरेक्ट वे में बहुत फायदा पहुंचाती है। डायरेक्ट फायदा और इनडायरेक्ट फायदा। डायरेक्ट क्या है, रसिया को पैसा मिल रहा है जो कि रसिया की रिक्वायरमेंट है आज के में अपनी चीजों को सपोर्ट करने के लिए। दूसरा इनडायरेक्ट फायदा यह कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जब भी वोटिंग होती है तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री यहां पर दो काम करती है, या तो रसिया के सपोर्ट में करेंगी, और अगर रसिया के सपोर्ट में नहीं करनी है तो यहां पर ये क्या करेंगे, एब्सटेन हो जाएंगे, यानी कि उस पर्टिकुलर पार्टिसिपेशन ही नहीं करेंगे जो पर्टिकुलर वोटिंग मूवमेंट वहां पर चल रहा था। मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्ट वे में रसिया को सपोर्ट कर दिया, जैसे कि इंडिया करता है नॉर्मली, आप लोगों ने कई बार देखा है। तो इससे बहुत ज्यादा फायदा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके बारे में आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी कि रसिया को काफी ज्यादा फायदा होता है यहां पर दो तरीके से, जो मैंने भी आप लोगों को बताया। और इसके चलते अगर यहां पर जो गेहूं के बारे में बात करें तो कल को अगर यहां पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर गेहूं नहीं जा रहे हैं तो एक दिक्कत और देखने को मिलती है, यहां पर लोगों की डाइट का बहुत बड़ा पोर्शन यहां पर एक तरीके से खत्म हो जाता है, तो भूख मरने के चांसेस यहां पर और ज्यादा बढ़ जाते हैं।
और कहीं ना कहीं कई बार तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है वो गेहूं की वजह से हो जाती है। समझ रहे हैं कि खाना नहीं मिल रहा है, कि ये सरकार जो है खाना भी प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, तो इस सरकार पर लानत है। तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कई बार कई सारे डिसीजन मेकिंग जो है वो यहाँ पर ऐसे ऐसे मुद्दों के ऊपर होने लगती है जब यहाँ पर देश की स्थिति खराब होने लगती है। श्रीलंका में देख लो आप लोग, यहाँ पर चाणक्य साहब ने बोला है दूसरों की गलतियों से सीखो। श्रीलंका ने आज के डेट में अपनी कंट्री की खस्ता हालत इतनी कर ली जिसकी कुछ हद नहीं है। तो ऐसे आने वाले टाइम में और भी देशों की देखने को मिल सकती है। तो इसके चलते अपने सारे जो अंडे हैं वो एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। ये कई बार आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, यानी कि टोकरी फूट गई, टोकरी गिर गई तो सारे अंडे फूट गए। इसका मतलब ये कि हमेशा थोड़ी थोड़ी चीजें अपनी जिंदगी में ऐसी रखो, जैसे पैसे होते हैं, ठीक है, एक बैग में कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, पूरे बैग में पैसे डाल रखे हैं, बैग चोरी हो गया, कहानी खत्म। कम से कम 2-3 पॉकेट में थोड़े बहुत पैसे रखो, इतने तो कम से कम रखो यार कि जहां पर भी हो वहां से वापस घर आ जाओ, क्योंकि घर आने के बाद में तो फिर सारी समस्या दूर हो जाएगी। पर लेकिन घर आने के ही पैसे नहीं है तो ये काफी बड़ी समस्या हो जाएगी। तो एटलीस्ट इतना आप लोगों को अपनी जिंदगी में जो है वो काम करना पड़ेगा। तो डाइवर्स रखो अपनी चीजों को, ताकि चीजें आप लोग ढंग से इंजॉय कर सकें। अगर बात करें आज के डेट में जो, अगर जैसे कि सबसे ज्यादा जो गेहूं खरीदने वाला देश कौन सा है, मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो देश भी आज के डेट में दूसरे देशों से गेहूं खरीदना स्टार्ट कर चुके हैं। अभी उसके बारे में आप लोगों से बातें करने वाला हूं। तो समझाने की कोशिश यहां पर सीधी सीधी ये की जा रही है कि इसको समझना पड़ेगा कि कहां कहां पर कितना गेहूं जा रहा है। अभी ये आर्टिकल न्यूज में किस लिए आया, एक तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहां पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में गेहूं की जरूरत है। तो फिर कौन बोलेगा, इंडिया बोलेगा मैं ना टेंशन नहीं लेने का। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा, आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारी कंट्री के जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं यहाँ पर, बेसिकली कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब, उन्होंने बोला कि इजिप्ट को गेहूं हम लोग बेचने वाले हैं। आप लोग बोलोगे इजिप्ट को गेहूं क्यों बेच रहे हो, तो बड़े ही डिटेल में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था कि इजिप्ट के अंदर जो है दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं इंपोर्ट करने वाला एरिया है। यानी कि इजिप्ट दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं इंपोर्ट करता है। ये समझो ये गेहूं उगाते नहीं है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और यहां पर इसी के साथ में तुर्की भी इसी कैटेगरी में है। तो इजिप्ट ने अभी बोला है कि रसिया से तो वैसा माल पानी आ नहीं रहा है और भूखे मरने का हमारा कोई शौक नहीं है, तो क्यों ना हम लोग इंडिया से गेहूं खरीदना स्टार्ट कर दें। तो अभी इंडिया जो है वो गेहूं सप्लाई करने वाला है यहाँ पर इजिप्ट को। आप लोग बोले इंडिया के पास में इतना गेहूं है, हाँ भाई साहब, ऐसा कुछ हमारे देश में हुआ था जब क्रांति आप लोगों को देश में देखने को मिली थी। कौन सी क्रांति? जिसको ग्रीन क्रांति बोलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। उसके बेस पर हमारे देश में जो है वो इतना गेहूं आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है कि आज की डेट में हम लोग अपना तो पेट भर ही पाते हैं, दूसरों का भी पेट हम लोग भर पाते हैं। जैसे हम लोग किस किस को एक्सपोर्ट करते हैं, तो टोटल मिलाकर बांग्लादेश को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, श्रीलंका को, यूएई को, फिलीपीन को, इसी के साथ में यहाँ पर इंडोनेशिया को। ये वो कंट्री है जिनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि गेहूं जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन अभी बन गया है जो डिबेट का इंटरनेशनल लेवल पर। तो गेहूं का जो एक्सपोर्ट है कितना कर रहे हैं जून से जुलाई में, ये कोई नहीं पूछेगा आप लोगों से एक बार को, इनको इग्नोर कर सकते हैं, पर लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप लोग यहाँ पर स्टार लगा लेना, ठीक है। पर लेकिन दुनिया में हम लोग गेहूं एक्सपोर्ट जो है वो काफी कम करते हैं। उसके पीछे रीजन है, रीजन क्या है? रीजन सीधा सीधा यहाँ पर यह कि आज की डेट में हम जैसे जो देश है वो पहले अपना पेट भर ले तो बड़ी बात होगी, दूसरे को तब सप्लाई करेंगे। तो इसके चलते हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी है, तो हम लोग खुद अपना पेट भरने के लिए पहले काम करते हैं, उसके बाद में दूसरों को बेच पाएंगे। इसीलिए ओनली 1% हम लोग अपने पास में जो गेहूं है उसका एक्सपोर्ट हम लोग कर पाते हैं। तो ये काफी बड़ा मुद्दा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी हम लोग इन चीजों की जो है बेसिकली एक तरीके से सोच रहे हैं कि कैसे चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करानी है, पर लेकिन यहाँ पर एक इशू और हो जाता है। हम लोग अपने देश में जो है सस्ता खाना प्रोवाइड करा रहे हैं, फूड प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके चलते WTO में हमारी वैसे ही खचाई होती है। अब आगे आने वाले टाइम में अगर हम लोग सेम पैटर्न में लगे रहे तो यहाँ पर जो वो कंट्री जो कि काफी ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट करती हैं, रसिया और यूक्रेन के अलावा, हमको WTO में खींच सकती हैं, ठीक है, कि इंडिया जो है इतने सस्ते लेवल पर यहाँ पर चीजें प्रोवाइड करा रहा है और यहाँ पर एक्सपोर्ट में अपना पैर जमा रहा है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। तो ऐसी भी बातें सामने निकलकर आप लोगों के आ सकती हैं। अगर यहां से आप लोगों के सामने कुछ बातें बताऊं, रसिया वर्ल्ड में बोला गया कि वन ऑफ द लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर है, जैसे मैंने बताया, और रसिया यूक्रेन दोनों मिलकर 25% यहां पर दुनिया में वीट एक्सपोर्ट करते हैं। टॉप 5 एक्सपोर्टर कौन है? तो रसिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस और यूक्रेन। तो ये आप लोगों को यहां पर समझना है, जो कि सबसे टॉप कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब यहां पर और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे आप लोगों को पता होनी चाहिए। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर है, ठीक है, पर लेकिन फिर भी हम लोग इतना बेच नहीं पाते हैं, तो ये दिक्कत है हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने ही देश में पहले अपने ही लोगों का पेट भरेंगे, बाद में बाहर देंगे, तो ये देखने को मिलेगा। पर लेकिन फिर भी हमारे कई सारे गोडाउन जैसे FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर सड़ जाते हैं। हालांकि अब वो खबरें नहीं आती है, क्योंकि अब काफी ज्यादा हम लोग लोगों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे अफगानिस्तान में काफी ज्यादा हम लोगों ने सप्लाई किया। अभी यहाँ पर अगर बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। इजिप्ट का न्योता हम लोगों ने ऑलरेडी ले ही लिया है कि भाई साहब तुमको खाना खिलाएंगे, भूखा नहीं मरने देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि समझिएगा। अब यहाँ पर तो ये इंटरनेशनल लेवल की हम लोगों ने बातें कर ली।
यही बात है, आप लोगों से कोई अपने देश के बारे में पूछे तो आप लोग क्या बोलोगे? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है अबाउट, अगर बात करें यहाँ पर जो वीट के बारे में हमारे देश में, तो सबसे ज्यादा गेहूं कहां पर उगाया जाता है? जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाएगा। ये याद रखने की ट्रिक है, ठीक है। ऐसा बेसिकली ये इस तरीके से, ताकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाए तो कंफ्यूजन ना हो। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, पंजाब में दूसरे नंबर पर, हरियाणा तीसरे, मध्य प्रदेश चौथे, राजस्थान पांचवें, छठा बिहार, सातवां गुजरात। टॉप 7 कंट्री वीट प्रोड्यूसिंग, सॉरी टॉप 7 स्टेट वीट प्रोड्यूसिंग ये हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और यहां पर इस तरीके की सोइल पाई जाती है जहां पर गेहूं उगाया जा सके, ऐसा टेम्परेचर है जहां पर गेहूं उगाया जा सके, और गेहूं को हम लोग रबी क्रॉप भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को याद रखना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से यहां पर पूछ ले जाते हैं कि ये जो गेहूं है या चावल है या फिर सरसों है या फिर कोई दूसरी फसल का नाम दे देंगे, ज्वार, बाजरा, मक्का, तो पूछ लेते हैं नॉर्मली कि किस मौसम में ये उगाई जाती है। और एटलीस्ट इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर जिस एरिया में आप लोग रहते हैं, मान लीजिए आप लोग आज के में एक पर्टिकुलर राज्य से आते हैं, तो उस राज्य में कौन सी फसल उगाई जाती है और वो किस सीजन की फसल है। और अगर आप लोग किसान के परिवार से आते हैं तो आप लोगों को पक्का पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरमीडिएट क्वेश्चन टपक सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को अपने आप को हर एक लेवल पर तैयार रखना है, ठीक है। कुछ और बातें यहां पर इसके बारे में बात करूं, अगर अभी कई सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है वीट कल्टीवेशन को लेकर, जैसे कि माइक्रो मैनेजमेंट, अगर मोड ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बात करें, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के बारे में बात करें, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में बात करें, ये कई सारे ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसके बेस पर हम लोग काम करते हैं। मेन फूड क्रॉप जो है नॉर्थ इंडिया में और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में यहाँ पर नॉर्मली देखने को मिलती है, ठीक है। इसी के साथ में चावल के बाद में सबसे ज्यादा जो खाए जाने वाला दाना है, यानी कि अनाज है, वो है गेहूं, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहां पर समझिएगा। अभी जैसे आप लोग देखते हैं कि यहां पर जैसे गेहूं हमारे देश में करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों के खेतों में जो है अब की बार पैदावार कैसी हो रही है। तो अब की बार अगर बात करूं हमारी साइड में जो है गेहूं की जो पैदावार है एज कंपेयर टू जितनी होती है उसके कंपेयर में थोड़ी सी कम आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में दिक्कतें देखने को मिल सकती है, पर लेकिन मानसून का मौसम अच्छा बताया जा रहा है तो बहुत सारी चीजें प्रोडक्टिविटी में भी देखने को मिल सकती है। अलग अलग एरिया के ऊपर डिपेंड करती है कहां पर बारिश हो रही है, कहां पर नहीं हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं। तो यहां से कोई भी क्वेश्चन बने तो आप लोगों के माइंड में जितनी क्लैरिटी रहेगी उतना अच्छा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और जो मैंने बताया कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, इनके नोट्स भी आप लोगों के सामने देखिए। मान लीजिए जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ ना, कई बार जैसे मान लीजिए मैंने किसी पर्टिकुलर स्लाइड पे काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उसके नोट्स भी आप लोगों को स्लाइड में मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं हवा में बोल रहा हूँ, आप लोगों को नोट्स उसके सबके मिलते हैं ताकि पीपीटी में बैठकर आप लोग चीजों को रिवाइज कर सको, ठीक है। जैसे इजिप्ट के बारे में मैंने बात करी, तो ये आप लोगों के सामने कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर कर रहे हैं। तो मेरा बेसिक पर्पज ये रहता है कि कल को लेक्चर अगर आप लोग बेसिकली थोड़ा रिवीजन करने के लिए बैठ रहे हो तो आसानी से चीजों को रिवाइज कर सको। तो सारी चीजें पीपीटी में मिलती है और पीपीटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ये स्टडी लवर वी टेलीग्राम चैनल है, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। और ये है यहाँ पर चैनल, ठीक है, लगभग 1.5 लाख के करीब मेंबर यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से जाकर पीडीएफ आप लोग पीपीटी जो है डाउनलोड कर लीजिए, अपने रिवीजन के लिए आप लोग इनको रख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ऐसा कैसे चलेंगे भैया, पहले क्वेश्चन का आंसर तो दो, पढ़ाया इतनी मेहनत किया, अब आप लोगों के मजे नहीं लूंगा मैं थोड़े से, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहले बात की जा रही है कि 2 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने। इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये आप लोगों को बताना है। जी हाँ करेक्ट ही है, धोखा नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, इनकरेक्ट नहीं पूछा गया। तो बात की जा रही है कि अगर वीट के बारे में बात करें, जो वीट है वो एक रबी क्रॉप है हमारी कंट्री में, और यहाँ पर ठंडी में इसको बेसिकली खेतों में लगाया जाता है और गर्मियों में फिर इसको काटा जाता है, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर बताई जा रही है। पहली स्टेटमेंट में क्या सही है गलत है। दूसरे बोला गया पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर की आप लोगों को देखने को मिलेगी। तीसरा बोला गया जो इसकी मिट्टी है वो वेल ड्रेन्ड फर्टाइल लूमी और इसी के साथ में क्ले लूमी सॉइल होनी चाहिए, यानी कि जो नॉर्मली गंगा और सतलज वाले जो प्लेन वाला एरिया है वहां पर पाई जाती है, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे ब्लैक सॉइल होगी रीजन डेक्कन के अंदर में, तो वहां पर ये खेती उगाई जा सकती है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो ये काफी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने अभी पढ़ा है और उसके बारे में आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए। और पिछले कुछ टाइम में ये आर्टिकल मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, अब दूसरा एंगल आप लोगों को इस आर्टिकल का आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या है यहाँ पर सही बताइए। आंसर बताने के बाद में आंसर देखना है, ठीक है। तो आंसर है सी सही। कैसे समझ लेते हैं, यहाँ पर ये सारा आंसर मैंने आप लोगों को बता ही दिया, यहाँ पर किस तरीके से किस एरिया में उगाई जाती है और यहाँ पर ये सारी बातें लिखी हुई हैं ऑलरेडी। तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, अगर डाउट रहेगा तो अच्छे से आंसर नहीं दे पाओगे, फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसलिए क्लियर करके चलना है, ठीक है। इस आर्टिकल में हम लोग गांव को हरा भरा करेंगे, गांव के बारे में कुछ बातें करेंगे, गांव में भी खासकर बिल्कुल एक तरीके से जो ग्राउंड लेवल पर एक नींव आप लोग बोल सकते हैं देश की, उसके बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान,
स्कीम के बारे में बात करूंगा, जैसे कि एग्जाम में कई बार स्कीम्स पूछ ली जाती है। पैसा दिया गया है गांव में लोकल बॉडीज को डेवलप करने के लिए, तो सारी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के अंदर जो गवर्नेंस वाला पोर्शन है वहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। डिटेल में बातें करूंगा, एक एक पॉइंट माइंड में क्रिस्टल क्लियर होगा। हमारी कंट्री में जो यूनियन कैबिनेट है उसके द्वारा यहां पर अभी 5,911 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि RGSA मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान जो है उसको दुरुस्त बनाया जा सके। और यहां पर हमारे देश के अंदर में लगभग 2.78 लाख के करीब गांव में लोकल बॉडीज हैं, जैसे कि पंचायत, तो उनको कैसे पावर देनी है। अगर वो ढंग से काम करना स्टार्ट कर देगी तो यहां पर सारे जो ढंग से व्यवस्था बनने आनी स्टार्ट हो जाएगी। सोचो एक घर में 10 परिवार में एक घर में 10 मेंबर हैं और 10 के 10 मेंबर जो है वो कमाना स्टार्ट कर दें, तो घर जो है वो मिल्खा सिंह की रेस स्पीड से भागेगा आगे, ठीक है। पर लेकिन 10 में से एक कमाने वाला है तो बेसिकली उसकी कमर टूट जाएगी और काम भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो जितने ज्यादा गांव में अपना ढंग से काम करने वाले लोग होंगे, सब प्रोडक्टिव लोग होंगे, उतनी सारी चीजें अच्छी चलेंगी। तो कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर है, जो कि इकोनॉमी मैटर के बारे में बातें करती है, उसके द्वारा अभी यहां पर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का 2026 तक का, ठीक है, अब की बात नहीं कर रहा हूं, 2022 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2026 तक का इनके द्वारा बातें की जा रही है कि पंचायती राज सिस्टम को वो बूस्ट करेंगे। बूस्ट क्या करेंगे, उसके नीचे मिसाइल लगा देंगे और वो उड़ने स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उन्हें रणवीर सिंह का एक एडवर्टीजमेंट आता था, शायद मिर्ची का एडवर्टीजमेंट करता था कि वो उसको खाने के बाद में पीछे से आग छोड़ता था और फिर उड़ता था। देखा आप लोगों ने, किस ने देखा है? मतलब जो भी ऐसे फालतू के एड भी आते हैं कई बार दिखाने के लिए, पता नहीं क्या क्या दिखा देते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि पंचायती राज सिस्टम उसी स्पीड से उड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। पंचायत को स्मार्ट बनाने की बात की जा रही है। स्मार्ट शब्द के, ये जो शब्द के मीनिंग में आप लोगों को बताने वाला हूं, ये आप लोग देखेंगे यहाँ पर, अगर किसी भी टॉपिक के बारे में लिखने के लिए आ जाए, स्मार्ट सिटी के बारे में, स्मार्ट पर्सन के बारे में, स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, स्मार्ट गवर्नेंस के बारे में, तो ये पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। एक तो स्मार्ट का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सिंपल। सिंपल का मतलब कि सबको समझ में आए कि हाँ ये चीजें ऐसी हैं, जब वो समझ में आएंगी तभी चीजें ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा तो ये कि वो सिंपल होनी चाहिए, तब आप लोग देख पाओगे, ठीक है। मोरल वैल्यूज उनके अंदर होनी चाहिए। एक तरीके से मोरलिटी के बारे में आप लोगों ने सुना है ना, तो एक तरीके से ऐसा होना चाहिए कि एक तरीके से लोगों के बारे में चीजें सोची जाए, तो ऐसा होना चाहिए। तो एक मोरल वैल्यूज मतलब एथिकल होनी चाहिए, करप्शन वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। अकाउंटेबल होना चाहिए। अकाउंटेबल कौन होता है? जैसे मैं अकाउंटेबल होता हूं आप लोगों के लिए, डेली 2 वीडियो आती है, ठीक है। एक्स्ट्रा जो भी वीडियो आती है वो एक अलग बात है, पर लेकिन 2 वीडियो के लिए मैं डेली अकाउंटेबल हूं कि हाँ ये 2 वीडियो आप लोगों के पास में आएंगे, जिससे कि आप लोग अपना करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन जो न्यूज में है उसको ढंग से कवर कर पाते हैं। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहती है। रेस्पॉन्सिव एक तरीके से इंसान होना चाहिए जो सिस्टम के अंदर बैठा है, वो अपनी एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाए यहाँ पर, ठीक है। लोगों के लिए एक तरीके से इफिशिएंटली चीजें प्रोवाइड कराए, ताकि जिसको जिसकी रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए कोई मेरे पास में आके बोल रहा है कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, या तो मैं उसे वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं पर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अगर लग रहा है कि मुझे यार नहीं हो पाएगा, कोई ऐसा टॉपिक पूछ लिया किसी ने, या फिर उसको क्या किया जाए, उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर डाली जा सकती है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी कैसी होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंसी हमेशा इंसान को ट्रस्ट क्रिएट करने का कोशिश करती है, ठीक है। तो पब्लिक डोमेन में चीजें रखी जाए ताकि पता रहे कि हाँ ये इंसान ये ऐसे काम कर रहा है। जो चीजें जितनी ज्यादा छिपाता है, ठीक है, मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठा है, जनता को बता ही नहीं रहा है सामान के बारे में कि क्या क्या चीजें चल रही है अंदर, वो चीजें छिपा रहा है, ठीक है, वो इंसान हमेशा कुछ ना कुछ घपला करने की कोशिश करेगा। तो पंचायतों को भी अगर हम लोग स्मार्ट पंचायत बना दे तो कैसा रहेगा, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि स्मार्ट पंचायत बनाएंगे हम लोग। स्मार्ट पंचायत बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि इंटरनेट का यूज करने स्टार्ट कर दो, लोगों का पार्टिसिपेशन कम से कम करने स्टार्ट कर दो। तो इससे क्या होगा, सर्विस की डिलीवरी भी अच्छी बढ़ेगी और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। क्योंकि जहां इंसान होता है वहां लालच जरूर रहता है, जहां लोग होते हैं वहां लालच होता है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा। और यहां पर पंचायत के अंदर में एक अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन भी है, चाहे शेड्यूल कास्ट की बात करो, शेड्यूल ट्राइब की और वुमेन की। तो इसके चलते ग्राउंड लेवल पर और अच्छे से काम यहां पर कर पाएंगे। तो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन अगर काम करते हैं जो कि सिटीजन फ्रेंडली भी है, सिटीजन को साथ में लेकर चलते हैं और वनरेबल ग्रुप को भी साथ में लेकर चलते हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो है उनको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। ये बातें यहां पर बोली जा रही है। और इसको सपोर्ट करने का सही तरीका क्या है, वो है स्मार्ट सिस्टम। तो ये स्मार्ट सिस्टम फॉलो करना है और अपनी पंचायतें जो है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। नेशनल लेवल पर भी काम करना है, स्टेट लेवल पर भी काम करना है और इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी काम करना है। अगर यहां पर आप लोगों ने ये काम करना स्टार्ट कर दिया तो उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा। तो कैबिनेट जो है वो अभी यहां पर यही बातें कर रहे हैं कि जो ऐसी जमीन है जिनको आप लोग यहां पर यूज नहीं कर रहे हो यहां पर, तो उनको डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाए यहां पर हमारे देश के अंदर में। तो उसके लिए भी यहां पर इनके द्वारा अप्रूव दिया जा रहा है ताकि आने वाले टाइम में यहां पर और अच्छी चीजों को यूटिलाइज किया जा सके। और बहुत सारी जमीन आप लोगों को सरकार की देखने को मिल जाती है। गांव में भी अगर आप लोग जाओगे तो बोलोगे यार ये जमीन सरकारी जमीन है, आप लोगों ने कई बार शब्द सुना होगा ऐसा, ठीक है।
तो इसमें काम यहाँ पर किया जा सकता है। तो इससे चलते यहाँ पर अभी कई सारे काम हम लोग कर रहे हैं। इवन हमारी कंट्री में मिलकर काम कर रही है जल शक्ति मिनिस्ट्री के साथ में जापान की जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, ताकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें भी हम लोग प्रमोट कर सकें। तो ये कुछ ऐसी भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो पंचायत जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है अगर ग्राउंड लेवल पर चीजों को साथ में लेकर चलना है तो, ठीक है। अब यहां पर बात करें राष्ट्रीय जो ग्राम स्वराज अभियान के बारे में। ये एक ऐसी बेसिकली स्कीम है जो कि लॉन्च की गई थी यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज सिस्टम के द्वारा, क्योंकि नॉर्मली गांव के बारे में बात की जा रही है तो पंचायत को रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। और इसका बेसिक पर्पज क्या है? इसका बेसिक पर्पज ये कि पंचायती राज सिस्टम को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको डिलीवर करने में इफिशिएंट बनाया जाए। मतलब क्या हो गया? मतलब कि किसी को बेसिकली आज के दिन में गरीबी का शिकार के चलते जिंदगी नहीं चल पा रही है, भूखमरी का शिकार बना हुआ है, हेल्थ भी अच्छी नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है पंचायत के लेवल पर लोगों को प्रोवाइड कराया जाए और हर एक पंचायत जो है वो अपने लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो हम लोग अचीव कर पाएंगे। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2030 तक का टारगेट रखा गया अचीव करने का, और चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में चल भी रही थी, पर लेकिन बीच में एक काले मुंह वाला आदमी आ गया, उन्हें काला चोर आ गया। काला चोर कौन था? वो था कोरोना। तो उस कोरोना ने आके सारा जो डेवलपमेंट चल रहा था वो सारा डेवलपमेंट यहां पर रोक दिया। इसकी वजह से यहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। डेवलपमेंट रोका तो रोका और नेगेटिव साइड में चीजों को पहुंचा दिया। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो भी सारी चीजें यहां पर चल रही थी वो सारी की सारी जो है वहीं पर ही रुक गई, और अभी लोग जो है सर्वाइव करने के भी बेसिकली लाले पड़ गए हैं। तो इसके चलते यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो गोल अभी लग रहा है कि आगे अभी जल्दी अचीव नहीं हो पाएंगे जैसी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह कि सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात की जाती है, लोगों की पब्लिक सर्विस को डिलीवर करने की बात की जाती है, और पंचायती राज सिस्टम को अगर डेवलप कर पाते हैं तो ग्राउंड लेवल पर सर्विस प्रोवाइड करा पाएंगे। तो ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्रायोरिटी क्या है, यानी किस एरिया में फोकस देने वाले हैं कि एक तरीके से गरीबी को रोकना है, ठीक है, और लोगों का एक अच्छा जीवन यहां पर इनहेंस करना है। हेल्थ यानी कि सेहत के बारे में सोचना है, बच्चों के लिए जो गांव है वो उनके लिए अच्छा बनाना है, पानी अवेलेबल होना चाहिए गांव में, साफ सुथरा होना चाहिए, हरी हरियाली होनी चाहिए। इस जो गांव है वो ऐसा रहे कि यहाँ पर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं रहे, सेल्फ सफिशिएंट ढांचा रहे, वहां पर आने जाने की सुविधा रहे, वहां पर बिजली की फैसिलिटी रहे, वहां पर पानी की फैसिलिटी प्रॉपर देखने को मिले, सोसाइटी भी वहां पर सिक्योर रहे, ऐसा नहीं कोई आकर किसी को मारकर चला जा रहा है और बाहुबली शासन चल रहा है गांव के अंदर में। अच्छी गवर्नेंस होनी चाहिए, प्रधान को जो भी काम दिया गया है, प्रधान लालची ना हो, वहां पर जो भी काम उसको दिया गया हो प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करें। और इसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलेगा जो डेवलपमेंट किया जाए ऐसे एरिया का जहां पर और ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं, और ज्यादा डेवलपमेंट वहां पर किया जाए। इंजेंडर का मतलब होता है चीजों को उत्पन्न करना और अच्छे लेवल पर डेवलप करना, जहां पर और ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो ये काम यहां पर करना चाहिए, है कि नहीं? तो ये पॉजिटिव चीजें हैं जिनको हम लोग को आगे लेकर चलना है, और इससे अच्छा खासा पॉजिटिव आप लोगों को समाज नजर आएगा, अच्छे काम पर और अच्छी चीजें आप लोगों को चलती हुई नजर आएंगी। राष्ट्रीय जो ग्राम स्वराज अभियान है यहाँ पर, जिसको RGS से आप लोग बोलते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। बात की जा रही है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, वो डिस्ट्रिक्ट जहां पर एजुकेशन अच्छी नहीं है, गरीबी बहुत ज्यादा है, वहां पर लोगों को खाना पीना ढंग से नहीं मिल पा रहा है, पानी की फैसिलिटी भी ढंग से नहीं है, वहां पर रहने लायक चीजें नहीं है वहां पर, तो उसमें यहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट में काम करना सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये स्कीम ऐसी है जहां पर लार्ज स्केल पर काम करना होता है ना ग्राउंड पर, वो स्कीम को हम लोग सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं। मतलब सेंटर स्टेट और यहाँ पर जो सेंटर और स्टेट जो है मिलकर काम करेंगे, ठीक है। मिलकर काम कैसे करेंगे? मतलब जो भी पैसा देना होगा यहाँ पर दोनों से निकाला जाएगा। ये अलग बात है कि अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग पैसा है, जैसे कि अगर स्टेट जो है यहाँ पर वो यहाँ पर एक तरीके से जो स्टेट के अंदर बात चल रही है यहाँ पर फंडिंग पैटर्न रहेगा, तो यहाँ पर 60% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट देगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट या फिर हिली एरिया में अगर कोई है तो 90% यहाँ पर देगा सरकार और 10% देगी यहाँ पर बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट के बीच में बात करें। पर लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी है, जो कि यूनियन की टेरिटरी है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट को यहाँ पर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेती है, जहां पर चीफ मिनिस्टर वगैरह नहीं है, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो वहां 100% पैसा जो होता है वो नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल साहब कई बार होते रहते हैं कि हमको पैसा नहीं देते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। तो यहां से वो इशू निकल कर आता है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी का मतलब ये कि यूनियन की टेरिटरी, ठीक है। पर लेकिन पंजाब में तो अरविंद केजरीवाल साहब को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पर पूरा काम है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, इसलिए वो चिल्ला रहे थे कि पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। अब है आपके हाथ में, आप देखते हैं आप क्या क्या करते हैं, तो वो आगे देखने को मिलेगा भी, ठीक है। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है यहाँ पर ये, इसके बारे में बात करें तो इसके चलते हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर पाएंगे प्रॉपर वे में, और जो कि मुद्दा भी है उसी के ऊपर फोकस देने की बात यहाँ पर की जा रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर समझ में नहीं आते हैं तो इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, इनको याद करने की थोड़ी ट्रिक भी वहां पर बताई थी, तो लंबे समय तक आप लोग इनको याद भी रख पाओगे, तो उसको आप लोग जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल, तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। पूरा स्कीम के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, एक स्कीम भी आप लोगों की कवर होगी अच्छे से,
और रीजन क्या है जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीज देखने को मिली। अगर लिखने के लिए आ जाए तो स्मार्ट सिस्टम आप लोग जरूर याद रखेगा, ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कितना अच्छे से आप लोगों ने टॉपिक सुना है, यहां से पता चल जाएगा। वही है, झपकियां ले रहे थे, सुन रहे थे, देखता हूं। ठीक है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर पैसा शेयर करती है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया यहाँ पर RGS जो है ये इनेबल करती है पंचायत को फंक्शन करने के लिए इफेक्टिवली, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो अचीव किए जा सके और कैपेसिटी पंचायत की बढ़ाई जा सके, यानी कि पंचायत का क्षमता बढ़ाई जा सके। तीसरा बोला गया यहाँ पर जो पैसा यहाँ पर मिलता है फंडिंग जो है वो सारे राज्यों के लिए इक्वल है, ये स्टेटमेंट है। कौन सा आंसर सही है? ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 2 और 3, सी में बोला गया 1 और 3 एंड डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर यहाँ पर क्या है? ए बी सी एफ डी, ये आप लोग को बताना है। चलिए अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन सी आंसर देते हैं। ठीक है, दी आंसर वीडियो पॉज कर ले कीजिए आंसर देने के लिए, ताकि अच्छे से आप लोग आंसर दे सकें। सही आंसर है इसका ए। ठीक है, तो यहां पर ए आंसर बिल्कुल सही हो गया। तो यह है बेसिकली राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। तो यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो सारी बातें मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस की है। तो ये सारी बातें यहां पर सही है, पर लेकिन जो पैसा शेयर करने की बातें हैं, अभी मैंने बताया कि शेयर अगर अलग अलग रहेगा यहाँ पर, तो जो थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पर गलत होगी। और इसका मतलब ये थर्ड स्टेटमेंट अगर गलत होगी तो यहाँ पर सारी गलत होगी, बस ए को छोड़कर। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ए। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी प्रीलिम्स का, बोला गया पंचायती राज सिस्टम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया पहली स्टेटमेंट में ये पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, पहला। ठीक है, यानी कि विकास में जन भागीदारी। दूसरा बोला गया राजनीतिक जवाबदेही। तीसरा बोला गया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। चौथा बोला गया फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। सही इस आंसर क्या है यहाँ पर? ए बी सी एफ डी में से। ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 2 और 3, सी में बोला गया 1 और 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर आंसर दीजिए, देखता हूं सही आंसर क्या देते हैं। पंचायती राज सिस्टम के बारे में भी आप लोगों को बताया यहाँ पर कि लोगों का पार्टिसिपेशन के बारे में बात करता है। तो फर्स्ट सही है, जो कि आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी को ऐसे यहाँ पर आप लोग देखते हैं, अगर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोग को ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पैसा ही हाथ में नहीं रहता है, यहाँ पर पैसा ऊपर से आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। तो फाइनेंशियल जो मोबिलाइजेशन भी नहीं होता है और यहाँ पर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी भी नहीं रहती है। वो किसकी रहती है? वो रहती है नॉर्मली सीएम की, अगर बात की जाए तो। ठीक है, ये आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके चलते अगर बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है और आंसर यहाँ पर इसका सी देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर कोशिश किया करो कि एलिमिनेशन मेथड आप लोगों को यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, ताकि आप लोग यहाँ पर चीजों को अच्छे से एंजॉय कर सको। तो हो गया टॉपिक कंप्लीट, आया कि मजा नहीं आया? ठीक है, नहीं मजा आया तो बताइएगा फिर। ठीक है, और कुछ सोचेंगे मजा दिलाने के लिए। उन्हें राहुल गांधी, मैं ये मजा सबको देना चाहता हूँ। पढ़ लो, मुझे बाद में ले लेना। ठीक है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि ये इंसान जो है वो डेढ़ शाना बनता है, यानी कि अपने आप को काफी ज्यादा समझदार दिखाने की कोशिश करता है। और ये होता है कि इंसान जो है जब किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाता है ना, तो यहाँ पर किसी के सामने एक उंगली करो तो बाकी की जो तीनों उंगली होगी वो आप लोगों की तरफ रहेगी। तो ये हरकतें यहाँ पर यूएसए के द्वारा की जाती है। यूएसए का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, ह्यूमन राइट रिपोर्ट ऑन इंडिया, तो इसके द्वारा यहाँ पर फ्री स्पीच, सिविल सोसाइटी में दिक्कतें देखने को मिल रही है, उसके बारे में यहाँ पर बताई गई है। यानी कि यूएसए वाले दुनिया को ये बताते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या दिक्कत है। हम लोग बोल रहे हैं कि यार पहले अपने गिरेबान में झांक लो, बाद में दुनिया के बारे में सोच लेना। यूपीएससी प्रीलिम्स जे पेपर 2 के अंदर यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा। अभी बात करेंगे मुद्दा क्या है। मुद्दा यहाँ पर ये कि यूएसए के जो डिपार्टमेंट वाले लोग थे वो ठाली बैठे हुए थे, उनको लग रहा था यार कुछ काम नहीं मिल रहा है आजकल, देखते हैं क्या काम किया जाए। तो उनमें से कुछ आए आगे निकल कर, उनको लगा अरे वाह इंडिया के अंदर क्या चल रहा है। उन्होंने मतलब कि यहाँ कुछ तो गलत चल रहा होगा, कि यार दिख नहीं रहा है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा, चेक करो जाकर क्या क्या गलत चल रहा है। ठीक है, और सबकी लिस्ट बना के लेके आओ। तो यहाँ पर इन्होंने सारे नुमाइंदे जो है अपने बोले कि सबकी लिस्ट बना के लेके आओ। तो नुमाइंदे बोले कि इसके लिए देश में जाना है। अरे देश में जाके क्या कर रहे हैं? न्यूज़पेपर उठाओ, न्यूज़पेपर में देखो क्या क्या छपा हुआ है उनके बारे में, और सारी एक एक खबर जो है वो टेबल पर चाहिए शाम को। और जिसने भी जो भी वहां पर काम किया है, मतलब जिस भी एरिया में यहाँ पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया है, वो एरिया जो है वो लाकर हमारे सामने रख दो और उनके बारे में हम लोग फिर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो लग गए भाई साहब इनके सारे चमचे, तो सबने उठाकर यहाँ पर रिपोर्टें लाई। उसके बाद में इन्होंने दुनिया को बताया कि इंडिया के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की जा रही है यहाँ पर, इसके चलते कंट्री वाइज डिस्कशन है। ऐसा नहीं हमारे देश के ऊपर ही फोकस है भाई साहब, नहीं, इतने वेल्ले हैं ये लोग, ये सबको बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है। हमने ये बोला यार अपने अंदर भी झांक लो थोड़ा सा। हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बोल रहे हैं कि यार सबके अंदर झांक झांक कर देख लो भाई साहब, अपने गिरेबान में भी तो झांक कर देखो, तुम्हारा गिरेबान बड़ा थोड़ा साफ घूम रहा है। ठीक है, ऐसे थोड़े ना होता है। तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते जो यहाँ पर मुद्दा निकल कर आ रहा है वो ये है कि इनके द्वारा अभी यहाँ पर जो बातें की गई वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो क्या क्या मुद्दा है एक एक कर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ।
ये यहाँ पर इसके ऊपर हर बार उंगली उठाते हैं। अभी इनके द्वारा कई सारी बातें की जा रही है, पहले भी की गई थी और आगे भी करते रहेंगे। इनके द्वारा बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री में लोगों को बिना खामे अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। यूएसए ऐसी हरकतें पहले से ही करता हुआ आ रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी कि जैसे पुलिस है, जैसे यूपी पुलिस की दबंगई पुलिस मानी जाती है ना, उठाकर किसी को भी ठोक दिया, नॉर्मली देखने को मिलता है। तो वही बातें यहाँ पर इनके द्वारा पकड़ ली गई है। अभी कई सारे केसेस देखने को आए, ठीक है। और लग रहा है इन्होंने मूवी भी देख ली, वही अजय देवगन वाली, कौन सी मूवी है बताओ, गंगा जल, ठीक है। वायलेंस अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी, ये हमारे देश में देखने को मिल रहा है, पर लेकिन ये ऐसा नहीं कि हमारे देश में भी देखने को मिलता है। ये यूएसए में चले जाओ, वहां पर दुनिया भर का देखने को मिलेगा आप लोगों को, इसलिए मैं यहां पर बोल रहा हूं। अगर बात करें प्रेस के बारे में, फ्रीडम के बारे में, अरे यार दुनिया में लगती है सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलता है, पर हाँ कहीं ज्यादा लग गई तो फिर उसके बारे में चिल्लाने लगते हैं। बेसिकली कई सारे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर कई सारे देश में ऐसा माहौल स्टार्ट कर देते हैं। जैसे इमरान खान जो है वो सुन नहीं रहा था इनकी, तो इमरान खान खुद बोल रहा है कि यूएसए ने मेरी गवर्नमेंट गिरवा दी है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। कई सारे जर्नलिस्ट जो है यहाँ पर उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है, कई बार ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। कई सारी एनजीओ जो है उनके हमारे द्वारा यहाँ पर एग्रीमेंट भी साइन कर, वो बेसिकली जो एनजीओ नहीं थी उनके जो एक तरीके से पैसे आने का जो तरीका था बाहर से, उस पर रोक लगा दिए, तो उसके चलते ये सारे रो रहे हैं बेसिकली, ठीक है। इसी के साथ में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो उसमें भी कई सारे ऐसे इश्यूज निकल कर आ रहे हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है यहाँ पर, हर एक लेवल पर गवर्नमेंट में ये बातें बोली जा रही हैं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई राम राज्य वाला देश जो है वो दूसरों को बता रहा है कि हमारे जैसे बन जाओ तुम आकर, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं है पहली बार कर रहे हैं उन्हें मुन्नू शर्मा, ऐसा नहीं है पहली बार ही ऐसा हो रहा है, पहले भी ऐसा हुआ है, ठीक है। तो वही वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी ये इस तरीके की हरकतें यहाँ पर करते रहते हैं और लोगों को बताते रहते हैं कि तुम ये जो है ये कर रहे हो। कहीं इन्होंने यूएपीए के बारे में बताया कि हमारे देश में यूएपीए को ऐसे यूज कर लेते हैं। भाई साहब हमारे देश में हम अपना कानून बनाकर यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमारी पार्लियामेंट के द्वारा वो कानून जो है वो सामने लाया गया है, वो पास हुआ है बकायदा उन लोगों के द्वारा जो हमारे देश में लोग चुनकर आए हैं। मतलब वो कानून अगर हम लोग इंप्लीमेंट करें तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है। आप लोग अपनी पार्लियामेंट में काटसा जैसे कानून लेकर आ रहे हैं, और वो भी वो कानून जो कि आप लोग किसी और देश के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हो और उसको वहां पर सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। समझ रहे हैं ये क्या चीज है? ये वही चीज है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि तुम कुछ भी करो वो सब जायज है और हम करें वो सब नाजायज है, ठीक है। तो नहीं वो सलमान खान का गाना भी है, तो मैं करूँ तो कर, तू करे तो रास लेना, मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला, वो वाली हरकतें आप लोग यहाँ पर यूएसए की देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये अब की बार गलत आदमी से पाला पड़ गया इनका, एस जयशंकर साहब से। वो बोला ए भाई बहुत गलत आदमी को तूने छू दिया उसके बाद। वो भाई साहब यूपीएससी के खिलाड़ी, ठीक है। तो वो एक बेसिकली यूपीएससी क्लियर किया हुआ एक इंसान जिसने सारी दुनिया देखी है, सारी चीज़ें झेली है, दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे हैं। तो एक तरीके से ऐसे इंसान से पंगा ले ले तो उन्होंने वैसा उल्टा एक तरीके से लटका दिया यूएसए को, बोला मैं बताता हूँ तुम्हारे यहाँ क्या क्या होता है। अब यूएसए वाले माफी मांगने पड़ रहे हैं, बोले कि यार देखो तुम हम ना भाई भाई हैं, ऐसी ऐसी बातें नहीं करते ना, गलत बात है। तो यूएस ने बोला एस जयशंकर साहब ने कि आगे से ऐसी बदतमीजी नहीं करना, ठीक है, बदतमीजियाँ पसंद नहीं है मुझे। तो थोड़े से ये जो है शांति में है। तो ये इशू आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊं बेसिकली और भी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, एक तो पेगासस वाली न्यूज़ थी, हमारी सरकार ने छुपाने की कोशिश बहुत की पर लेकिन छुपा नहीं पाई, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का पेगासस के थ्रू यहाँ पर अकाउंट हैक किया जा रहा था। वो जर्नलिस्ट थे, जज थे, कुछ ऐसे थे जो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अपोजिशन के पॉलिटिशियन है, बहुत सारा ऐसे काम किया गया। जबकि ऑलरेडी 2017 में केएस पुत्तस्वामी का केस आया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हमारी गवर्नमेंट दूध की धुली है, इसका मतलब ये है कि ये चीजें हर एक देश में होती है, किसी में कम होती है किसी में ज्यादा होती है। दिक्कत यहाँ पर बस ये कि तुम हमारे देश की चीजें हाईलाइट कर रहे हो, चलो समझ में आ रहा है हमारे देश में चीजें गलत है, हाईलाइट करो। पहले तो बात ये तुमको हक किसने दिया, ठीक है, चलो तुमने हक ले भी लिया है जबरदस्ती, जिसकी लाठी उसकी वह, फिर अपनी भी तो बताओ ना गंदगी की, तुम्हारे देश में क्या गंदगी चल रही है उसके बारे में तुम ढंग से बात करने के लिए तैयार नहीं हो। अब हम तुम्हारी रिपोर्ट तैयार करके रखेंगे तुम्हारे सामने, तब तुमको समझ में आएगा। और ऐसा कुछ हो भी सकता है आने वाले टाइम में। देखो अगर हम लोग करते हैं ऐसा स्टार्ट, हमारे देश में भी हम लोग चूज करें कुछ लोगों को जो फ्री बैठे हैं, करो यार काम इनके जैसा, इनको भी तो पता चलेगी हम लोग कैसे हैं। उन्हें तुम मेरी जिंदगी में घुसोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी में सर्दी के घुस जाऊंगा। वो वाली बात मुझे याद आ गई एकदम। वो बेसिकली किसके, इरफान खान की शायद एक डायलॉग है, कह रहा है कि मेरी जिंदगी में मत घुसना वरना मैं तुम्हारी जिंदगी में सर देकर घुस जाऊंगा। अभी यहाँ पर जैसे एक मुनव्वर फारूकी करके एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनके ऊपर कई सारे चार्ज लगाए गए थे, तो उसको भी हाईलाइट किया जा रहा है, ठीक है। कई सारे ट्विटर के अकाउंट के बारे में बात की जा रही है, प्रोटेस्ट करे तो गवर्नमेंट ने बोला कि इनको बैन कर दो, तो वो सारी बातें यहाँ पर की जा रही है। तो ये कई सारे मुद्दों को यहाँ पर देख रहे हैं। अरे तुमने भी डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बेचारे का बैन कर रखा है, ठीक है। अभी इलोन मस्क कह रहा था कि यार फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन कर रहे हो तुम, तो तुम भी कर रहे हो। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में हम काम कर रहे हैं तो तुम भी करते हो सारे काम। तो इस तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कई सारी बातें हैं यहाँ पर। तो अभी इसी के ऊपर एक आर्टिकल काफी ज्यादा वायरल हुआ था कि एस जयशंकर साहब के द्वारा बात की गई ह्यूमन राइट इन यूएसए। तो कंसर्न दिखाया गया कि यूएसए के अंदर भी ह्यूमन राइट जो है,
जो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं जो वहां पर रह रहे हैं उनके ऊपर कई सारे अत्याचार देखने को मिलते हैं, कई बार गोली बारूद बरसते हैं उनके ऊपर। आप लोगों को पता है यूएसए में बंदूक रखना सानो शौकत की बात है, यानी कि उनको अलाउ किया गया है। तो ये सारे मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, कोई भी डाउट यहां पर नहीं होना चाहिए। तो ये एक एक पॉइंट आप लोगों से क्लियर किया, अगर कोई डाउट होगा तो बताना, उसको क्लियर करके बढ़ने। अब कुछ और मुद्दे बता देता हूं, जैसे कि यहां पर बात करते हैं ह्यूमन राइट के बारे में। तो 10 दिसंबर को यहां पर ये ह्यूमन राइट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को पता ही है, ठीक है। ये बेसिकली कैसे ऑल ओवर वर्ल्ड में चीजों को संवा कर रखना है उसके बारे में बातें करते हैं। और 2021 की जो थीम है, क्योंकि अभी आप लोगों को 22 तो आया नहीं है, अक्टूबर में दिसंबर में आएगा, तो तब तक यही थीम आप लोगों की काम करने वाली है। तो इक्वलिटी, इसी के साथ में रिड्यूस करना है इनइक्वलिटी, और यहाँ पर एडवांस करना है ह्यूमन राइट, उसके बारे में यहाँ पर ये बात करते हैं। थीम क्या है यहाँ पर? थीम एक तरीके से बेसिकली इक्वलिटी के बारे में बात की जा रही है। ऑल ह्यूमन बीइंग आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट, यानी कि हर एक इंसान जो धरती पर पैदा हुआ है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, उसको सारे अधिकार हैं, और उसके अधिकार जो है वो आप लोग यहाँ से नहीं छीन सकते। तो ये बातें यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर बोली भी जाती हैं। तो ये बेसिक चीज है जिसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ह्यूमन राइट डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर थीम आप लोगों से पूछ ले थोड़ा सा आगे जाकर, तो यहाँ पर इतना आसान तो नहीं, पर हाँ थीम वगैरह आप लोगों से जरूर पूछ लेंगे। पर हाँ ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग में जरूर पूछते हैं, इतने आसान भी, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। बात की जा रही है यहाँ पर कि ह्यूमन राइट के अलावा, जैसे कि बात करते हैं फंडामेंटल राइट में आप लोगों को कई बार देखने को मिलेगी अच्छी अच्छी चीजें, ठीक है। तो किसके अलावा हमारे संविधान में और कहीं पर भी ह्यूमन राइट के बारे में बात किया जा रहा है, जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को बेसिकली इंप्लीमेंट करने की बातें करते हैं। तो क्या कहीं और भी है? प्रीएम्बल के अंदर है, कहीं पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर है, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर है। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही है। तो देखिए ह्यूमन राइट के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो वहां पर एजुकेशनल राइट हो सकते हैं, ठीक है, उनकी हेल्थ के बारे में वहां पर बात की जाती है, उनके वेलफेयर के बारे में वहां पर बात की जाती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को हर जगह देखने को मिलेगी संविधान के अंदर में। ये प्रीएम्बल में भी आप लोगों को नजर आएगी। सोसाइटी में इक्वलिटी, जस्टिस और फर्टिलिटी के बारे में हम लोग बातें करते हैं, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखने को मिलेगी लोगों को सपोर्ट करना, उनके लिए बेसिकली जॉब प्रोवाइड कराना, उनकी हेल्थ के बारे में ध्यान रखना, गवर्नमेंट की ड्यूटी है, संविधान में लिखा हुआ है। मैटरनिटी लीव के बारे में मैंने आप लोगों से कई बार बातें की है। फंडामेंटल ड्यूटीज में भी यहाँ पर कई सारी चीजें आप लोग को ऐसी देखने को मिलेगी। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देने में हेल्प करती हैं, अगर आप लोग कॉमन सेंस यूज करोगे। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया और आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ये आर्टिकल निकल कर आते हैं। तो कोई भी माइंड में कंफ्यूजन नहीं रखना है, एक एक पॉइंट को क्लियर कर चलना है, ठीक है। है नहीं क्लियर? बिल्कुल, कहीं भी डाउट होगा तो बताना, सारी बातें एक एक माइंड में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। इस आर्टिकल में हम लोग गांव को हरा भरा करेंगे, गांव के बारे में कुछ बातें करेंगे, गांव में भी खासकर बिल्कुल एक तरीके से जो ग्राउंड लेवल पर एक नींव आप लोग बोल सकते हैं देश की, उसके बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान स्कीम के बारे में बात करूंगा, जैसे कि एग्जाम में कई बार स्कीम्स पूछ ली जाती है। पैसा दिया गया है गांव में लोकल बॉडीज को डेवलप करने के लिए, तो सारी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के अंदर जो गवर्नेंस वाला पोर्शन है, वहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। डिटेल में बातें करूंगा, एक एक पॉइंट माइंड में क्रिस्टल क्लियर होगा। हमारी कंट्री में जो यूनियन कैबिनेट है उसके द्वारा यहां पर अभी 5,911 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ताकि RGSA मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान जो है उसको दुरुस्त बनाया जा सके। और यहां पर हमारे देश के अंदर में लगभग 2.78 लाख के करीब गांव में लोकल बॉडीज हैं, जैसे कि पंचायत। तो उनको कैसे पावर देनी है, अगर वो ढंग से काम करना स्टार्ट कर देगी तो यहाँ पर सारे जो ढंग से व्यवस्था बनने आनी स्टार्ट हो जाएगी। सोचो एक घर में 10 परिवार में एक घर में 10 मेंबर हैं, और 10 के 10 मेंबर जो है वो कमाना स्टार्ट कर दें, तो घर जो है वो मिल्खा सिंह की रेस स्पीड से भागेगा आगे, ठीक है। पर लेकिन 10 में से एक कमाने वाला है, तो बेसिकली उसकी कमर टूट जाएगी और काम भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो जितने ज्यादा गांव में अपना ढंग से काम करने वाले लोग होंगे, सब प्रोडक्टिव लोग होंगे, उतनी सारी चीजें अच्छी चलेंगी। तो कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर है, जो कि इकोनॉमी मैटर के बारे में बातें करती है, उसके द्वारा अभी यहाँ पर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का 2026 तक का, ठीक है, अब की बात नहीं कर रहा हूं, 2022 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2026 तक का इनके द्वारा बातें की जा रही है कि पंचायती राज सिस्टम को वो बूस्ट करेंगे। बूस्ट क्या करेंगे, उसके नीचे मिसाइल लगा देंगे और वो उड़ने स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उन्हें रणबीर सिंह का एक एडवर्टीजमेंट आता था, शायद मिर्ची का एडवर्टीजमेंट करता था क्या वो उसको खाने के बाद में पीछे से आग छोड़ता था और फिर उड़ता था। देखा आप लोगों ने? किस किसी ने देखा है? मतलब जो भी ऐसे फालतू के एड भी आते हैं कई बार दिखाने के लिए, पता नहीं क्या क्या दिखा देते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि पंचायती राज सिस्टम उसी स्पीड से उड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। पंचायत को स्मार्ट बनाने की बात की जा रही है। स्मार्ट शब्द के, ये जो शब्द के मीनिंग में आप लोगों को बताने वाला हूं,
ये आप लोग देखिएगा यहाँ पर, अगर किसी भी टॉपिक के बारे में लिखने के लिए आ जाए, स्मार्ट सिटी के बारे में, स्मार्ट पर्सन के बारे में, स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, स्मार्ट गवर्नेंस के बारे में, तो ये पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। एक तो स्मार्ट का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सिंपल। सिंपल का मतलब कि सबको समझ में आए कि हाँ ये चीजें ऐसी हैं, जब वो समझ में आएंगी तभी चीजें ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा तो ये है कि वो सिंपल होनी चाहिए, तब आप लोग देख पाओगे। ठीक है, मोरल वैल्यूज उनके अंदर होनी चाहिए। एक तरीके से मोरलिटी के बारे में आप लोगों ने सुना है ना, तो एक तरीके से ऐसा होना चाहिए कि एक तरीके से लोगों के बारे में चीजें सोची जाए, तो ऐसा होना चाहिए। तो एक मोरल वैल्यूज मतलब एथिकल होनी चाहिए, करप्शन वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। अकाउंटेबल होना चाहिए। अकाउंटेबल कौन होता है, जैसे मैं अकाउंटेबल होता हूं आप लोगों के लिए, डेली 2 वीडियो आती हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा जो भी वीडियो आती है वो एक अलग बात है, पर लेकिन 2 वीडियो के लिए मैं डेली अकाउंटेबल हूं कि हाँ ये 2 वीडियो आप लोगों के पास में आएंगे, जिससे कि आप लोग अपना करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन जो न्यूज में है उसको ढंग से कवर कर पाते हैं। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहती है। रेस्पॉन्सिव एक तरीके से इंसान होना चाहिए, जो सिस्टम के अंदर बैठा है वो अपनी एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाए यहाँ पर। ठीक है, लोगों के लिए एक तरीके से इफिशिएंटली चीजें प्रोवाइड कराए, ताकि जिसको जिसकी रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए कोई मेरे पास में आके बोल रहा है कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, या तो मैं उसे वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं पर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अगर लग रहा है कि मुझे यार नहीं हो पाएगा, कोई ऐसा टॉपिक पूछ लिया किसी ने, या फिर उसको क्या किया जाए उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर डाली जा सकती है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी हमेशा इंसान को ट्रस्ट क्रिएट करने का कोशिश करती है। ठीक है, तो पब्लिक डोमेन में चीजें रखी जाए ताकि पता रहे कि हाँ ये इंसान ये ऐसे काम कर रहा है। जो चीजें जितनी ज्यादा छिपाता है, ठीक है, मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठा है, जनता को बता ही नहीं रहा है सामान के बारे में कि क्या क्या चीजें चल रही है अंदर, वो चीजें छिपा रहा है। ठीक है, वो इंसान हमेशा कुछ ना कुछ घपला करने की कोशिश करेगा। तो पंचायतों को भी अगर हम लोग स्मार्ट पंचायत बना दे तो कैसा रहेगा, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि स्मार्ट पंचायत बनाएंगे हम लोग। स्मार्ट पंचायत बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि इंटरनेट का यूज करने स्टार्ट कर दो, लोगों का पार्टिसिपेशन कम से कम करने स्टार्ट कर दो। तो इससे क्या होगा, सर्विस की डिलीवरी भी अच्छी बढ़ेगी और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। क्योंकि जहां इंसान होता है वहां लालच जरूर रहता है, जहां लोग होते हैं वहां लालच होता है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा। और यहाँ पर पंचायत के अंदर में एक अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन भी है, चाहे शेड्यूल कास्ट की बात करो, शेड्यूल ट्राइब की और वुमेन की। तो इसके चलते ग्राउंड लेवल पर और अच्छे से काम यहाँ पर कर पाएंगे। तो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन अगर काम करते हैं जो कि सिटीजन फ्रेंडली भी है, सिटीजन को साथ में लेकर चलते हैं और वनरेबल ग्रुप को भी साथ में लेकर चलते हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो है उनको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। ये बातें यहां पर बोली जा रही है। और इसको सपोर्ट करने का सही तरीका क्या है, वो है स्मार्ट सिस्टम। तो ये स्मार्ट सिस्टम फॉलो करना है और अपनी पंचायतें जो है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। नेशनल लेवल पर भी काम करना है, स्टेट लेवल पर भी काम करना है और इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी काम करना है। अगर यहां पर आप लोगों ने ये काम करना स्टार्ट कर दिया तो उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा। तो कैबिनेट जो है वो अभी यहां पर यही बातें कर रहे हैं कि जो ऐसी जमीन है जिनको आप लोग यहां पर यूज नहीं कर रहे हो यहां पर, तो उनको डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाए यहां पर हमारे देश के अंदर में। तो उसके लिए भी यहां पर इनके द्वारा अप्रूव दिया जा रहा है, ताकि आने वाले टाइम में यहां पर और अच्छी चीजों को यूटिलाइज किया जा सके। और बहुत सारी जमीन आप लोगों को सरकार की देखने को मिल जाती है। गांव में भी अगर आप लोग जाओगे तो बोलोगे यार ये जमीन सरकारी जमीन है, आप लोगों ने कई बार शब्द सुना होगा ऐसा। ठीक है, तो इसमें काम यहां पर किया जा सकता है। तो इससे चलते यहां पर अभी कई सारे काम हम लोग कर रहे हैं। इवन हमारी कंट्री में मिलकर काम कर रही है जल शक्ति मिनिस्ट्री के साथ में जापान की जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, ताकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें भी हम लोग प्रमोट कर सकें। तो ये कुछ ऐसी भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो पंचायत जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है अगर ग्राउंड लेवल पर चीजों को साथ में लेकर चलना है तो। ठीक है, अब यहां पर बात करें राष्ट्रीय जो ग्राम स्वराज अभियान के बारे में। ये एक ऐसी बेसिकली स्कीम है जो कि लॉन्च की गई थी यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज सिस्टम के द्वारा। क्योंकि नॉर्मली गांव के बारे में बात की जा रही है तो पंचायत को रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। और इसका बेसिक पर्पज क्या है, इसका बेसिक पर्पज है कि पंचायती राज सिस्टम को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको डिलीवर करने में इफिशिएंट बनाया जाए। मतलब क्या हो गया, मतलब कि किसी को बेसिकली आज के में गरीबी का शिकार के चलते जिंदगी नहीं चल पा रही है, भूखमरी का शिकार बना हुआ है, हेल्थ भी अच्छी नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है पंचायत के लेवल पर लोगों को प्रोवाइड कराया जाए और हर एक पंचायत जो है वो अपने लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो हम लोग अचीव कर पाएंगे। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2030 तक का टारगेट रखा गया अचीव करने का, और चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में चल भी रही थी। पर लेकिन बीच में एक काले मुंह वाला आदमी आ गया, उन्हें काला चोर आ गया। काला चोर कौन था, वो था कोरोना। तो उस कोरोना ने आके सारा जो डेवलपमेंट चल रहा था वो सारा डेवलपमेंट यहाँ पर रोक दिया। इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। डेवलपमेंट रोका तो रोका और नेगेटिव साइड में चीजों को पहुंचा दिया। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो भी सारी चीजें यहाँ पर चल रही थी वो सारी की सारी जो है वहीं पर ही रुक गई। और अभी लोग जो है सर्वाइव करने के भी बेसिकली लाले पड़ गए हैं। तो इसके चलते यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो गोल अभी लग रहा है कि आगे अभी जल्दी अचीव नहीं हो पाएंगे।
जैसी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह कि सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात की जाती है, लोगों की पब्लिक सर्विस को डिलीवर करने की बात की जाती है, और पंचायती राज सिस्टम को अगर डेवलप कर पाते हैं तो ग्राउंड लेवल पर सर्विस प्रोवाइड करा पाएंगे। तो ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्रायोरिटी क्या है, यानी किस एरिया में फोकस देने वाले हैं कि एक तरीके से गरीबी को रोकना है, ठीक है, और लोगों का एक अच्छा जीवन यहाँ पर इनहेंस करना है। हेल्थ यानी कि सेहत के बारे में सोचना है, बच्चों के लिए जो गांव है वो उनके लिए अच्छा बनाना है, पानी अवेलेबल होना चाहिए गांव में, साफ सुथरा होना चाहिए, हरियाली होनी चाहिए। इस जो गांव है वो ऐसा रहे कि यहाँ पर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं रहे, सेल्फ सफिशिएंट ढांचा रहे, वहां पर आने जाने की सुविधा रहे, वहां पर बिजली की फैसिलिटी रहे, वहां पर पानी की फैसिलिटी प्रॉपर देखने को मिले, सोसाइटी भी वहां पर सिक्योर रहे, ऐसा नहीं कोई आकर किसी को मारकर चला जा रहा है और बाहुबली शासन चल रहा है गांव के अंदर में। अच्छी गवर्नेंस होनी चाहिए, प्रधान को जो भी काम दिया गया है, प्रधान लालची ना हो, वहां पर जो भी काम उसको दिया गया हो प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करें। और इसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलेगा जो डेवलपमेंट किया जाए ऐसे एरिया का जहां पर और ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं, और ज्यादा डेवलपमेंट वहां पर किया जाए। इंजेंडर का मतलब होता है चीजों को उत्पन्न करना और अच्छे लेवल पर डेवलप करना, जहां पर और ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो ये काम यहां पर करना चाहिए, है कि नहीं? तो ये पॉजिटिव चीजें हैं जिनको हम लोग को आगे लेकर चलना है, और इससे अच्छा खासा पॉजिटिव आप लोगों को समाज नजर आएगा, अच्छे काम पर और अच्छी चीजें आप लोगों को चलती हुई नजर आएंगी। राष्ट्रीय जो ग्राम स्वराज अभियान है यहाँ पर, जिसको RGS से आप लोग बोलते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। बात की जा रही है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, वो डिस्ट्रिक्ट जहां पर एजुकेशन अच्छी नहीं है, गरीबी बहुत ज्यादा है, वहां पर लोगों को खाना पीना ढंग से नहीं मिल पा रहा है, पानी की फैसिलिटी भी ढंग से नहीं है, वहां पर रहने लायक चीजें नहीं है वहां पर, तो उसमें यहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट में काम करना सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये स्कीम ऐसी है जहां पर लार्ज स्केल पर काम करना होता है ना, ग्राउंड पर, वो स्कीम को हम लोग सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं। मतलब सेंटर स्टेट और यहाँ पर जो सेंटर और स्टेट जो है मिलकर काम करेंगे, ठीक है। मिलकर काम कैसे करेंगे? मतलब जो भी पैसा देना होगा यहाँ पर दोनों से निकाला जाएगा। ये अलग बात है कि अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग पैसा है। जैसे कि अगर स्टेट जो है यहाँ पर, वो यहाँ पर एक तरीके से जो स्टेट के अंदर बात चल रही है, यहाँ पर फंडिंग पैटर्न रहेगा, तो यहाँ पर 60% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट देगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट या फिर हिली एरिया में अगर कोई है तो 90% यहाँ पर देगा सरकार और 10% देगी यहाँ पर बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट के बीच में बात करें। पर लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी है, जो कि यूनियन की टेरिटरी है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट को यहाँ पर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेती है, जहां पर चीफ मिनिस्टर वगैरह नहीं है, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो वहां 100% पैसा जो होता है वो नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल साहब कई बार होते रहते हैं कि हमको पैसा नहीं देते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। तो यहां से वो इशू निकल कर आता है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी का मतलब ये कि यूनियन की टेरिटरी, ठीक है। पर लेकिन पंजाब में तो अरविंद केजरीवाल साहब को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पर पूरा काम है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, इसलिए वो चिल्ला रहे थे कि पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। अब है आपके हाथ में, अब देखते हैं आप क्या क्या करते हैं, तो वो आगे देखने को मिलेगा अभी, ठीक है। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है यहाँ पर, ये इसके बारे में बात करें तो इसके चलते हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर पाएंगे प्रॉपर वे में, और जो कि मुद्दा भी है उसी के ऊपर फोकस देने की बात यहाँ पर की जा रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर समझ में नहीं आते तो इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, इनको याद करने की थोड़ी ट्रिक भी वहां पर बताई थी, तो लंबे समय तक आप लोग इनको याद भी रख पाओगे, तो उसको आप लोग जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल, तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। पूरा स्कीम के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, एक स्कीम भी आप लोगों की कवर होगी अच्छे से, और रीजन क्या है जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीज देखने को मिली। अगर लिखने के लिए आ जाए तो स्मार्ट सिस्टम आप लोग जरूर याद रखेगा, ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कितना अच्छे से आप लोगों ने टॉपिक सुना है, यहां से पता चल जाएगा। वही है, झपकियां ले रहे थे, सुन रहे थे, देखता हूं, ठीक है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर पैसा शेयर करती है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया यहाँ पर RGS से जो है ये इनेबल करती है पंचायत को फंक्शन करने के लिए इफेक्टिवली, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो अचीव किए जा सके और कैपेसिटी पंचायत की बढ़ाई जा सके, यानी कि पंचायत का क्षमता बढ़ाई जा सके। तीसरा बोला गया यहाँ पर जो पैसा यहाँ पर मिलता है, फंडिंग जो है वो सारे राज्यों के लिए इक्वल है, ये स्टेटमेंट है। कौन सा आंसर सही है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 एंड डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। सही आंसर यहाँ पर क्या है? A, B, C, F, D, ये आप लोग को बताना है। चलिए अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन सी आंसर देते हैं, ठीक है। दिया आंसर, वीडियो पॉज कर ले कीजिए आंसर देने के लिए, ताकि अच्छे से आप लोग आंसर दे सकें। सही आंसर है इसका ए, ठीक है। तो यहां पर ए आंसर बिल्कुल सही हो गया। तो यह है बेसिकली राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। तो यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो सारी बातें मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस की है, तो ये सारी बातें यहां पर सही है, पर लेकिन जो पैसा शेयर करने की बातें हैं, अभी मैंने बताया कि शेयर अगर अलग अलग रहेगा यहाँ पर, तो सेकंड जो थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पर गलत होगी। इसका मतलब ये थर्ड स्टेटमेंट अगर गलत होगी तो यहाँ पर सारी गलत होगी, बस ए को छोड़कर। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ए। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी प्रीलिम्स का, बोला गया पंचायती राज सिस्टम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में बोला गया पहली स्टेटमेंट में ये पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, पहला, ठीक है, यानी कि विकास में जन भागीदारी।
दूसरा बोला गया है राजनीतिक जवाबदेही, तीसरा बोला गया है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, चौथा बोला गया है फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। सही इस आंसर क्या है यहाँ पर, ए बी सी एफ डी में से। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर आंसर दीजिए, देखता हूं सही आंसर क्या देते हैं। पंचायती राज सिस्टम के बारे में मैंने भी आप लोगों को बताया यहाँ पर कि लोगों का पार्टिसिपेशन के बारे में बात करता है, तो फर्स्ट सही है जो कि आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी कोई ऐसी यहाँ पर आप लोग देखते हैं, अगर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोग को ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पैसा ही हाथ में नहीं रहता है, यहाँ पर पैसा ऊपर से आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। तो फाइनेंशियल जो मोबिलाइजेशन भी नहीं होता है और यहाँ पर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी भी नहीं रहती है। वो किसकी रहती है? वो रहती है नॉर्मली सीएम की, अगर बात की जाए तो, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके चलते अगर बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है और आंसर यहाँ पर इसका सी देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर कोशिश किया करो कि एलिमिनेशन मेथड आप लोगों को यहाँ पर यूज करना है, ठीक है, ताकि आप लोग यहाँ पर चीजों को अच्छे से एंजॉय कर सको। तो हो गया टॉपिक कंप्लीट, आया कि मजा नहीं आया? ठीक है, नहीं मजा आया तो बताइएगा फिर, ठीक है, और कुछ सोचेंगे मजा दिलाने के लिए। उन्हें राहुल गांधी, मैं ये मजा सबको देना चाहता हूँ। पढ़ लो, मजे बाद में ले लेना, ठीक है।